प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक शब्द आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है एक शब्द ना। मेटाबॉलिज्म होता क्या चीज है? हाँ, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन? हाँ, मेटाबॉलिज्म बैठ जाए, बहुत सही। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जिसमें कुछ पदार्थों का निर्माण होता है और कुछ का क्या होगा, तो विखंडन होता है, टूटता है। तो इन्हीं दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। नहीं समझ में आया? मेटाबॉलिज्म ये दो प्रकार के रिएक्शन से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? किसी पदार्थ का टूटना, कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म किसी चीज का निर्माण होना। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है, वो एनाबॉलिज्म होता है। और बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें पदार्थों का टूटता है, जैसे शोषण हम करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब काटना, तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब निर्माण होना। तो निर्माणकारी विघटनकारी दोनों क्रियाओं को मिला के क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उसी तरह क्या होता है, उसी के मेटाबॉलिज्म के नाम से ही बना है मेटाबोलाइट्स। क्या चीज? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अलग अलग होती रहती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं, दोनों साथ 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 कुछ रिएक्शन होते हैं इसमें, जैसे क्रेब्स साइकिल में है। ठीक है, कुछ पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थ टूट रहे हैं। ठीक है ना, कोई रोक दिया जाए तो काहे नहीं प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। हमारे शरीर में कोई चीज, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, अगर प्रोटीन का निर्माण ग्रोथ हम रोक देंगे तो हम नीचे नहीं हो जाएंगे, तो प्रभाव तो पड़ेगा। जो शरीर में क्रियाएं हो रही उसको रोकेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। इधर आराम से नहीं, इधर देखिए। अब आता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जो पदार्थ पाए जाते हैं पेड़ों से, जो पदार्थ मिलते हैं या बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जिनका फंक्शन नोन है, जिनका फंक्शन क्या है, ज्ञात हमें है, और हमारे लिए क्या है, वो यूजफुल है। हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। जैसे कौन कौन से पदार्थ हैं? हाँ, जैसे प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, न्यूक्लियोसाइड, ये सब क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो इनको क्या कहा जाएगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इनके फंक्शन भी ज्ञात हमें, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके फंक्शन हमें ज्ञात नहीं है, उनके काम हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए उपयोगी है, हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल पूछा था, उसी को बता देंगे अभी। तो लिखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, हेडिंग डालिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दो सबस्टेंसेस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दो सबस्टेंसेस primary metabolites are those substances which are useful for human being, which are useful for human being, useful for human being, या for human कर दीजिए, and their function is also known, उनके फंक्शन भी ज्ञात हैं। देयर फंक्शन इज आल्सो नोन। फॉर एग्जाम्पल, अमीनो एसिड्स, सुगर, ETC। दूसरा आइडियल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
हाँ, अमीनो एसिड, सुगर्स, ईटीसी। दूसरा हेडिंग डालिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हमें लग रहा है छठ के बाद लोग आएंगे, छठ मना के। हाँ, अब फिर छठ आ जाएगा, फिर छठ मना ले। अरे भैया, हाँ कौन? अरे एकादशी और कुल दशी मना गया, द्वादशी कुल मना गया। हाँ चलिए, फिर क्या लिखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें लिखिए दीज आर दो सब्सटेंसेस their function is not known. These are those substances, their function is not known, but they are useful for human being. They are secondary, अगला पॉइंट लिखिए, secondary metabolites are following types. Secondary metabolites are following types. Pigments, drugs, alkaloid, toxin, पिगमेंट हो गया, ड्रग हो गया, एल्कलॉइड हो गया, टॉक्सिन हो गया, एसेंशियल ऑयल, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे दिए हैं। पिगमेंट हो गया, और क्या छूट रहा है? हाँ चलिए, पिगमेंट्स में कौन कौन से होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? कैरोटीनॉइड, और कौन सा पिगमेंट है? एंथोसाइनिन साहब बताए थे आप लोग को, एंथोसाइनिन बताए थे, कहां पाया जाता है? हाँ वैक्यूल में। एंथोसाइनिन कहां पाया जाता है? वैक्यूल में। प्लांट के वो क्या कहते हैं, जो फ्लावर और फ्रूट का कलर होता है एंथोसाइनिन का होता है। और कैरोटीनॉइड का क्या काम चीज है? कैरोटीनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। हाँ हाँ, कैरोटीनॉइड जो होता है वो सोलराइजेशन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। या फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को रिड्यूस करता है। इधर देख समझ लीजिए क्या है, होता क्या है, हम लोग अभी धूप में खड़े होते हैं तो जल जाते हैं, और पेड़ पौधे दिन भर धूप में है, लेकिन देखिए कोई पत्ती मुरझाई नहीं, कोई पत्ती नष्ट नहीं हुई, इन पे प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि कैरोटीनॉइड क्या करता है? सोलराइजेशन का प्रभाव है, जो सूरज की रोशनी का प्रभाव उसको निगलेक्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। या फोटो ऑक्सीडेशन जो होता है उसको भी समाप्त करता है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, विनब्लास्टिन ड्रग किससे मिलता है? हाँ, विंका रोजिया। खुदी क्या इसकी? सदाबहार, सबके घर में देखे होंगे सदाबहार का फूल दिखाई पड़ता है, ठीक है। विंका रोजिया या सदाबहार सबके घर में पाया जाता है। उससे जो ड्रग मिलता है विनब्लास्टिन, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी उपयोगी है। दूसरा कुरकुमिन, कुरकुमिन की सब लोग जानते हैं किससे मिलता है? कुरकुमा लांगा, हल्दी से।
ये भी ड्रग, ठीक है। अगला आता है एल्कलाइड। एल्कलाइड कौन सा है? मॉर्फिन और कोडीन। पापी एक प्लांट होता है, ठीक है, उससे मिलता है। उसके बाद अनराइप कैप्सूल को चीरा लगा के प्राप्त करते हैं। अगला आता है टॉक्सिन्स। हाँ, क्या है? हम भी भूल रहे हैं। इसका नाम भूल रहे हैं। एब्रिन और रिसिन, यही है ना? एब्रिन और रिसिन। एसेंशियल ऑयल, लेमन ऑयल और ग्रास ऑयल। सॉरी, लेमन नहीं, लेमन ग्रास ऑयल कर दे। लेमन ग्रास क्या चीज होता है? लेमन ग्रास ऑयल क्या होता है? हाँ, जिसकी पत्ती गन्ने की तरह होती है, ठीक है, चाय में डालते हैं लोग। उसका हिंदी नाम क्या है? हाँ, जरांकुश, या हिंदी देहात में जरकुश, जरकुश कहते हैं। उसका शुद्ध नाम क्या है? जरांकुश, ठीक है, उसी कहते हैं लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, हाँ, रबर, गम, ये सब इसमें आ जाएगा। चलिए उतार लीजिए। हाँ, टर्पीन, डाइटर्पीन, मोनोटर्पीन। चलिए उतार लीजिए, उतार लीजिए। मोनोटर्पीन एंड डाइटर्पीन। एक क्वेश्चन मिल जाता है यहां से भी। हमें लग रहा है 1-2 साल पहले टॉक्सिन पूछा था, एब्रिन या रिसिन में से कोई पूछा था। हाँ, भूल जा रहा? अरे याद हो जाएगा, धीरे याद हो जाएगा। पिगमेंट्स में है कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। ड्रग्स में है विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन, ठीक है। फिर अल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन। टॉक्सिन्स में है एब्रिन, रिसिन। फिर एसेंशियल आयन में है लेमन ग्रास ऑयल। फिर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस में रबर, गम। टर्पीन में है मोनोटर्पीन और डाइटर्पीन। हाँ, ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ह्यूमन के फंक्शन का बहुत नहीं ज्ञात है, ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या करते हैं? जैसे जानवर जो हर प्लांट को नहीं चरते हैं, नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ही पाया जाता है, इसी कारण। हाँ, यूजफुल है। अनफुल यूजफुल कहाँ है? प्लांट को खाने से बच जा, जानवर नहीं खा रहा है इसके कारण, तो यूजफुल हो गया। उसका प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया? प्रोटेक्शन मैकेनिज्म चलता है प्लांट में। अब रबर हमारे लिए यूजफुल है ना, तब। हाँ, कुर्कुमिन यूजफुल है कि नहीं है? विनब्लास्टिन यूजफुल है कि नहीं है? मॉर्फिन, कोडीन दवा में यूज होता है, जितनी खांसी दवा है मॉर्फिन, कोडीन डाल देते हैं। हो गया? हो गया? उतर गया सबका किनारे? हो गया, उतर गया? जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए अब अगला आइए। न्यूक्लिक एसिड्स। आज आपके दोस्त कहां निकल गए?
कहें ज्यादा पढ़ लिए। चलिए न्यूक्लिक एसिड्स देखिए, एक साइंटिस्ट थे मिक्सचर, क्या नाम था? मिक्सचर। उन्होंने सर्वप्रथम डिस्कवर किया क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बेटा, लिखो ना लिखो ना लिखो ना, समझ लीजिए पहले। एक साइंटिस्ट थे मिक्सचर, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लिक एसिड। हाथ उठाइएगा, बताइएगा न्यूक्लिक एसिड होता क्या? कितने लोग बताएंगे न्यूक्लिक एसिड होता क्या? क्या है न्यूक्लिक एसिड? इसका एग्जांपल बता दीजिए। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, रुकिए बोलिएगा नहीं, हाथ खाली उठा लीजिए, जिसको आता हो हाथ उठा लीजिए। अब नहीं मालूम आप? अरे बाप रे बाप, ये है स्थिति। आप बेटा फर्स्ट ईयर है कि इंटर? आप न्यूक्लिक एसिड, हाँ हाँ, एग्जाम्पल हम पूछें न्यूक्लिक एसिड का? हाँ ठीक है, बैठ जाए बैठ जाए, एकदम सही बताए सब लोग। न्यूक्लिक एसिड मतलब होता है क्या? डीएनए और कहीं भी न्यूक्लिक एसिड का है तो उसका मतलब होता है डीएनए और आरएनए। डिस्कवर किया किसने किया? बेटा लिखिए ना, लिखिए ना, लिखवाएंगे, कहाँ घबरा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। आप लोगों को इससे ये नहीं बता पाए, इससे ये लगा कि डर लगता है डीएनए आरएनए और रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से, जेनेटिक्स डर लगता है। इसको ना बताने से ये लग गया इसलिए डर लगता है। क्यों है? कुछ बात ऐसा? हाँ पढ़ते लेकिन डर लगता है। चलिए तब ठीक है, नहीं लगता, बहुत बढ़िया है। इसे बहुत सरल चीज नहीं पूछे नहीं बता रहे आप लोग। न्यूक्लिक एसिड के बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना होता है? किसका बना होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर और फास्फेट से, तीन चीज से मिलकर बनाता है। नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, ये किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर से। तो हम एक एक यूनिट पढ़ेंगे, पहले नाइट्रोजन बेस पढ़ेंगे, फिर शुगर को पढ़ेंगे, फिर फास्फेट। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? तो चलिए पहले लिखिए न्यूक्लिक एसिड, पहले लिखिए। हाँ सेल्स को, चूंकि न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए आरएनए हो। डीएनए आरएनए पाया कहाँ जाता है? क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। डीएनए आरएनए कहाँ पाया? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए के ऊपर कौन पाया था? जीन पाया जाता है। और जीन क्या करते हैं? हमारे लक्षण को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में आते हैं। तो कहीं भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरा पीढ़ी डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो प्रभावित किए कि नहीं किए? चलिए इसको इस तरह समझिए, जब क्रोमोसोम पढ़ा रहे थे तो उस समय घूम रहे थे आप लोग, यही तो क्रोमोसोम बताए थे। इसमें क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया? क्रोमोनिमेटा, धागे से रचना क्रोमोनिमेटा, या इसी कहेंगे डीएनए। और इसी डीएनए पे क्या पाते हैं? ये सब क्या है? जीन है ना। ये क्या हो गया? डीएनए हो गया ना। ये क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया ना। तो क्रोमोसोम में पाएगा डीएनए, डीएनए के ऊपर पाएगा जीन। तो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रभावित कर रहे हैं ना। हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या है? हाँ हाँ हाँ। तो अरे अब कुछ चाहिए तो नहीं, इधर कुछ बढ़िया हो बताइए।
शिमला मिर्च तो नहीं चाहिए था ना, शिमला मिर्च नहीं चाहिए था। ये बताइए सूरन का पेड़ है वहां पे? हाँ, अरे वो खाली है विवेक जी, खाली हो तो बात कराइए तो। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। अरे भैया सूरन वूरन का कुछ पूती उती देंगे? हाँ, अच्छा पूती उती ना है। और एक कटहल का? अच्छा चलिए, और तब फिर क्या है इसमें? क्या क्या चीज, क्या क्या चीज है? चलो सब्जी रहने दिए तब, ठीक है भैया, ठीक ठीक ठीक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, अरे एक लोग बंजरिया गए थे, वही फोन किए थे। हाँ, तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन है, जीन ही क्या करते हैं, माता पिता के लक्षण निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जान रहे हैं आप, ठीक है, पहले बताए थे। हाँ, तो इस पर लिखवा दे, चलिए लिखिए, क्या लिख रहे थे? हाँ, न्यूक्लिक एसिड लिख रहे थे ना, लिखिए न्यूक्लिक एसिड में। हाँ, न्यूक्लिक एसिड is firstly discovered by, न्यूक्लिक एसिड इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई, जैसे सूरन का वो जब मिल जाता उसको लगा देते, बढ़िया था, तो कहे है ही नहीं वहां पे अभी। न्यूक्लिक एसिड इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई मिक्सचर, न्यूक्लिक एसिड फर्स्टली डिस्कवर्ड बाई मिक्सचर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लिक एसिड, example of nucleic acid is DNA and RNA। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड्स, is nucleotides, basic unit of nucleic acid is nucleotides। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, न्यूक्लियोटाइड is made up of, nucleotide is made up of nucleotide is made up of sugar base and phosphate, nitrogen base, sugar and phosphate। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इस तरह नीचे एक उसमें बॉक्स में भी लिख दिए, याद रहेगा आप लोगों को। नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अगला लिखिए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ, nucleoside is made up of nitrogen base and sugar। nucleoside is made up of nitrogen base and sugar। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, अब इधर देख लीजिए, हेडिंग डालिए नाइट्रोजन बेस। देख लीजिए, जो नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है ना, वो दो प्रकार का होता है।
एक होता है प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। ठीक ठीक है, इतना समझ में आ रहा। तो डीएनए आरएनए में इधर देखिए यही बेस है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। ठीक है, डीएनए आरएनए में या न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, क्या सब लग रहा है, 2 मिनट में नीचे गए थे आप फिर सब कुछ लग रहा। डीएनए आरएनए में या न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में। इधर देखिए जो नाइट्रोजन बेस पाया था वो क्या है, प्यूरिन और पायरिमिडीन है। नाइट्रोजन बेस जो होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ये भी पूछा था हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सा होता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग मतलब क्या हुआ, हाँ, हेट्रोसाइक्लिक रिंग उसमें नाइट्रोजन और कार्बन 2 तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं। ठीक, एक ही रिंग में नाइट्रोजन और कार्बन दोनों पाए। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन होता 6 हो तब तो होमोसाइक्लिक होता है। ठीक है, और प्यूरिन पायरिमिडीन 2 है ना, समझ में आ रहा ना। तो नाइट्रोजन बेस एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन दोनों पाए जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है प्यूरिन और पायरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस को या उसको छोड़िए, हेट्रोसाइक्लिक भूल रहे हो, खाली इतना याद रखिए नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से बेस आते हैं, एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडीन में कौन से क्या आएंगे, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। अगर प्यूरिन बेस को देखें, ठीक है, तो नाम इसका छोटा है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बड़ा होगा। नाम छोटा है प्यूरिन और ये स्पेलिंग देखिए बड़ी लग रही ना, ये नाम छोटा इसका लेकिन स्ट्रक्चर बड़ा होगा। इसकी नंबरिंग कर दें 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। इसको हम बना रहा है एडेनिन। क्या बना रहा है, एडेनिन। एडेनिन में क्या होता है, NH2 ग्रुप होगा, बाईसाइक्लिक होगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, NH2 ग्रुप होगा। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कितने नाइट्रोजन है, 4। किस किस कार्बन नंबर पे हैं, पहला, तीसरा, 7वां और 9वां। ये चीज याद रखिएगा। कितने नाइट्रोजन पाए गए हैं प्यूरिन रिंग में, प्यूरिन रिंग कौन कौन सा होता है, एडेनिन और गुआनिन। कितने नाइट्रोजन पाए जाते हैं, 4। किस किस कार्बन पे हैं, पहला, तीसरा, 7वां और 9वां। इतना याद रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो एडेनिन का हो गया। और अगर गुआनिन का देखें, गुआनिन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, गुआनिन का। NH2 नीचे, ऊपर O आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा किसका, गुआनिन का। अगर इसमें आ जाए पायरिमिडीन साइटोसिन में, ये हो गया किसका, साइटोसिन का। ठीक है ना। और इसकी नंबरिंग कैसे होगी, हाँ 1 2 3 4 5
इस कार्बन पे हमेशा पचवा आता है 6। ठीक, यूरासिल होगा, क्या होगा इसका? ये हो गया यूरासिल। और थायमिन होगा तब, थायमिन में क्या होगा? एक मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है, यही है। ठीक है ना? ये इतना स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए इसमें हेडिंग क्या डाले हैं? नाइट्रोजन बेस लिखिए। नाइट्रोजन बेस इज ए हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर nitrogen base are mainly two types. Nitrogen base are mainly two types. Nitrogen base are mainly two types. Purine base and pyrimidine base. एक चारगाफ रूल होता है, पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता है चारगाफ रूल? प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन या पायरिमिडीन इक्वल टू प्यूरिन। ठीक है, आपका कौन सा क्लास है? 12वीं। अभी सबने पढ़ा क्या? पढ़ा गया, तब नहीं याद है। चलिए, अच्छा क्या लिखे हैं? नाइट्रोजन बेस आर मेनली टू टाइप्स, नंबर 1 प्यूरिन, नंबर 2 पायरिमिडीन। हेडिंग डालिए प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस, इसमें लिखिए प्यूरिन बेस कंटेन एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन बेस कंटेन एडेनिन एंड गुआनिन। बना लीजिए एडेनिन गुआनिन। ये दोनों बना लीजिए, एडेनिन है, ये गुआनिन है। बन गया एडेनिन गुआनिन। अगला करिए, अगला हेडिंग डालिए। सबका बन गया? अगला हेडिंग डालिए पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस, या पायरिमिडीन बेस या पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस। Pyrimidine nitrogen base. It is 3 types. It is 3 types. It is 3 types. Number 1 cytosine, number 2 uracil, number 3 thymine. फिगर बना लीजिए, फिगर बना दीजिए साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन का। बन गया?
कभी को पूछता है यूरासिल और थाइमिन में अंतर क्या है? मेथिल ग्रुप का अंतर है, 5 मेथिल, इसीलिए थाइमिन को 5 मेथाइल यूरासिल भी कहते हैं। 5वें कार्बन पे मेथाइल ग्रुप है, इसलिए कहते हैं 5 मेथाइल यूरासिल। हाँ पूछा है। थाइमिन को क्या कहते हैं? 5 मेथाइल यूरासिल, ये 5वें नंबर पे है इसका मेथिल ग्रुप। बन गया? हो गया सबका? चलिए जल्दी करो बेटा। हो गया? बहुत बढ़िया राइटिंग है भाई। हाँ चलिए अब अगला जाइए। न्यूक्लियोसाइड हो गया, और न्यूक्लियोसाइड लिखवाएंगे ना, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये हो गया। एक चीज और देख लीजिए, अगला आइडिया ले फास्फेट। फास्फेट का क्या होगा? हाँ PO4 होता है ना, PO4 PO4 3 पे करेंगे, 3 पे माइनस रहेगा, 1 पे नहीं रहेगा, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री हमें ज्यादा आती नहीं, ठीक है। तो फास्फेट जो होता है एसिडिक मीडियम होता है। फास्फोरिक एसिड कैसा होता है? एसिडिक मीडियम होता है, और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होता है। नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग और एसिडिक नेचर का होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, फास्फेट इज ए एसिडिक नेचर, फास्फेट हैव एसिडिक नेचर एंड नेगेटिव आयन कंटेनिंग एंड नेगेटिवली चार्ज। फास्फेट इज एसिडिक नेचर एंड नेगेटिवली चार्ज। चलिए अगला आ जाइए, क्या है? शुगर। शुगर 2 है इसमें, तो गड़बड़ जा रहा है इसका स्ट्रक्चर। CH2OH, ठीक है ना। ये कौन सा शुगर हुआ? नहीं, पेंटोज शुगर तो है ही, ये राइबोज शुगर है। एक शुगर और कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। अंतर क्या है दोनों में? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और CH2OH ये कौन सा कार्बन होता है? 5वां। तो इसमें क्या होता है, यहां पे क्या हो जाएगा? दूसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा? एक अपसेट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं?
डीऑक्सी। देखिए शुगर इसमें जो पाया जाता है राइबोज शुगर होता है, ठीक है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। ये पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की, 1 2 3 4 और 5, पांचवा कार्बन ये होता है, ठीक। तो पूछा आता है न्यूक्लिक एसिड में कौन सी शुगर होती है, पेंटोज हेक्सोज कौन सी, तो कौन सी हो गई पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा पूछाता है पेंटोज शुगर कौन कौन सी होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज डीऑक्सी राइबोज में अंतर क्या है, राइबोज में सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होता है और डीऑक्सी राइबोज में OH ग्रुप नहीं होता है, इसीलिए OH ग्रुप की उपस्थिति के कारण ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और वो लेस रिएक्टिव होता है। पूछा आता है कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, आरएनए या डीएनए, तो कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, आरएनए। क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या होता है OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये आप जब पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड वहां पे डीएनए आरएनए वहां बताया जाएगा, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात होगी तो वहां बताया जाएगा। चलिए लिख लीजिए शुगर, शुगर इसमें लिखिए इन डीएनए और आरएनए, इन डीएनए और आरएनए पेंटोज शुगर आर फाउंड, in DNA or RNA, ORR, RNA, pentose sugar are found. Pentose sugar are two types. Pentose sugar are two types. Number one, ribose sugar. नंबर 1 राइबोज शुगर, आगे डैश करिए, नंबर 1 राइबोज शुगर, आगे डैश करिए, फाउंड इन आरएनए एंड हैव, फाउंड इन आरएनए एंड हैव OH ग्रुप एंड हैव OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, OH group at second carbon। अगला पॉइंट लिखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन, राइबोज शुगर इज ribose sugar is much reactive, ribose sugar is much reactive, ribose sugar is much reactive than नहीं गलत लिखवा रहे हैं, क्या लिखे हैं सर, लाइन पढ़िए लास्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप आरएनए इज मच रिएक्टिव या मच अनस्टेबल देन डीएनए, ये कर दीजिए, आरएनए इज मच अनस्टेबल देन डीएनए। पूछता है कौन स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है ना, आरएनए इज मच अनस्टेबल देन डीएनए। OH ग्रुप क्या होगा, तुरंत हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ठीक है, और रिएक्शन शुरू कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, कौन सा ये होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक पढ़े हैं कि नहीं, कौन सा रिएक्शन है ये, हाइड्रोजन आयन रिलीज करके ये, चलिए बाद में पढ़िएगा, इतना देर सोचेंगे। चलिए अगला हेडिंग डालिए डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर मिश्रा सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे वो, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन सा होता है, कैसे होता है, ठीक है। अगला लिखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर, अगला लिखिए डैश करके लिखिए, फाउंड इन डीएनए, फाउंड इन डीएनए OH ग्रुप absent,
OH group absent at second carbon. OH group absent at second carbon. It is much stable than RNA. Much stable than RNA. It is much stable than RNA. ब्रैकेट में लिखिए, due to absence of second carbon OH group. Due to absence of, देखिए absence है ना, due to absence of second carbon OH group. फिगर बना लीजिए दोनों, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर, फिगर बना लीजिए। हो गया, बनाइए बनाइए बनाइए। आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, फिर शुरू हो जाएगा आप लोगों का क्या चीज, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद प्लांट फिजियोलॉजी। बन गया? बन गया? पीछे हो गया बेटा? जल्दी करिए जल्दी करिए, कितना लेट बनाते हैं आप लोग। हो गया? अगर शुगर से क्या जुड़ जा रहा है, नाइट्रोजन बेस। शुगर से क्या जुड़ जा रहा है, नाइट्रोजन बेस। तो एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पूछा गया है। शुगर से जब नाइट्रोजन बेस से बाइंड करता है तो एक बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कौन सा होता है? हाँ, कौन सा? फास्फोडाइस्टर। अरे भगवान, फास्फोडाइस्टर बता रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जब भी शुगर होगा तो उससे कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। हाँ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, लिखिए। व्हेन, अगला पॉइंट लिखिए, व्हेन शुगर ज्वाइंट्स विथ नाइट्रोजन बेस। पूछा जाता है, when sugar joins with nitrogen base, then a bond is formed known as glycosidic bond. Then a bond is formed known as glycosidic bond.
कौन सा बॉन्ड बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हो गया? फिगर बना लो बेटा। बन गया? जल्दी करो बेटा। हो गया? चलिए, अगर ये जुड़ जाए किससे? फास्फेट से, तब कौन सा बॉन्ड बनता है? शुगर अगर फास्फेट से जुड़ता तब कौन सा बॉन्ड बनता है? अरे भाई, जो कह रहे हैं उसका मतलब तो समझिए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, फिर एस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, कौन सा माने हम सही? फास्फेट जब शुगर से जुड़ता है तब एस्टर बॉन्ड बनता है। नोट कर लीजिए जी। अगला पॉइंट लिखिए। व्हेन फास्फेट when phosphate joins with sugar, then ester bond is formed. और किताबों में हमेशा लिखा रहता क्या? फास्फोडाइएस्टर लिखा रहता ना, तो कहाँ आ गया? हाँ लिखिए पहले। हो गया? एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म। फास्फेट ज्वाइंट्स विद शुगर विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। हो गया? इतना समझ में आ रहा? इधर एस्टर बॉन्ड होगा, उधर ग्लाइकोसिडिक। एक फिगर बना लीजिए, ये वाला फिगर बना लीजिए। फिगर से ही कंफर्म रहेगा, नहीं तो फिर भूलेंगे। भूलते हैं, प्रैक्टिस करिए तो नहीं भूलेंगे। हाँ, तो कंफ्यूजन क्यों रहेगा? उसका जो कहा है उसका मतलब समझिए ना। फास्फोडाइएस्टर, डाई मतलब दो, तो दो एस्टर कहाँ बना है? क्या तो एस्टर बॉन्ड बन रहा, तब तो इस तरह सोचिए पहले हम क्या कह रहे हैं, क्या होगा, तब गलत नहीं होगा। खाली ये शुगर और फास्फेट वाला बनाइए, वो बेस वाला बनाइएगा। अंधेरा होने लगता है इसी टाइम से। इससे इनसे तो क्या कहे? हाँ, इससे तभी बच्चे भी भागते हैं। वो भी एक, ये भी बहुत बड़ा कारण है, तो दूर से आते हैं। अभी बेचारे सुबह 7 बजे निकले होंगे, 9 बजे, इस टाइम बैठे हैं। इस तरह तक तो थोड़ा बैठे, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आते पढ़ने? हाँ, लो क्या हुआ? तो पार्क के पापा क्या करते हैं? हाँ, कहाँ पे? क्या नाम है पापा का? हाँ, तो जयराम। कब से? बहुत पहले से? क्या बहुत पहले से हैं? पापा पहचानते जरूर होंगे, हम जानते जरूर होंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसको ना पहचाने। देखिए इधर 1 2 3, अब ये जो बॉन्ड बना इसको क्या कहेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच जब बॉन्ड बनता है इसे क्या कहते हैं? 2 सुगर एक फास्फेट से जुड़े, तब से कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, चाहे इसको कहेंगे क्या? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। किसका? आपका? सही? सही तो भाई है। वाह भाई, चलो ठीक है, बढ़िया, दोनों लोग पढ़े, बहुत बढ़िया है। पापा तुम्हारे जान रहे होंगे, हम पापा जानते होंगे जरूर, चाहे पापा जानते होंगे चाहे हम जान रहे हैं, इतना है। नहीं, जितने टीचर हैं सबको हम जानते हैं, चाहे जिस विभाग का हो, प्राइमरी में हो चाहे माध्यमिक हो चाहे डिग्री में हो, और हमको भी लोग जानते हैं। रखौना कहाँ? बहादुरपुर। यहाँ कमरा किराए पे लेकर आते हैं, अपना है घर, तब शानदार है, तब का पूछना। चलिए बन गया ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, बन गया बेटा। अभी देखिए मुंह देख रहे थे, बना अभी। हाँ क्यों? कुछ है क्या? अरे तो 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा अभी। कहाँ है घबरा रहे हैं? हाँ कहाँ है? मूड़घाट? मूड़घाट ना, कितना दूर है? उस पार कौन सा गांव है? मूड़घाट के तो वही अब जान रहे हैं। अभी रुक जाए, बस 5-7 मिनट हो गया ना। अब एक और लास्ट आ जाए हेडिंग जो है उसको देख लीजिए। नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये भी पूछा जाता है। अगर एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? हाँ, एडिनाइलिक एसिड। ये पूछा जाता है, एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है, ये पूछा जाता है। ऐसे ही गुआनिन, ये क्या हो गया? गुआनोसिन। ये क्या हो गया? गुआनोडेलिक एसिड। फिर क्या आता है? साइटोसिन। यहां क्या हो जाएगा? साइटोडीन। यहां क्या हो जाएगा? साइटिडिलिक। छोटी, बहुत छोटी चीज है लेकिन लोग गलती कर जाते हैं कि
न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? यूरासिल, यूरीडीन। यहां क्या हो जाएगा, यूरिडिलिक एसिड। ऐसे ही थायमिन, थायमिडीन, थायमिडिलिक एसिड। चले उतार लीजिए। अब थायमिन कैसे लिखवा ले, वो चूंकि डी ऑक्सी राइबोज में आ जाता है, ये राइबोज का ही लिखवाए हैं हमें, इसीलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। टाइम का आप लोग बात करिए कि सर थोड़ा मैसेज करिए ग्रुप में, इनसे कहिए श्रीवास्तव जी से, जो रोज रोज कैसे छोड़ा जाएगा, दिक्कत होगी ना। आज हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, 2 से 5 कर देना बेस्ट है, 2.25 रहे। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है अगर लगाए होंगे। और सफल होना है तो एक चीज जान जाइए, क्वेश्चन जितना लगाएंगे उतने सफल होंगे। ये सोचिए थ्योरी पढ़ के, तो थ्योरी पढ़ के कोई सफल नहीं हुआ है। आप कहां से आते हैं? अरे हम गड़बड़ मोहल्ला देख रहे हैं, अमरनाथ तिवारी वाला, हमारे साथ पढ़े। आप बेटा कहां से आ रही हो, किस मोहल्ले से? क्यों आगे कहां, किस मोहल्ले से? हाँ रोज आती हो बेटा? अच्छा अच्छा, आप बेटा कहा? भीरिया, प्रतिदिन? प्रतिदिन आती हो यहाँ से? बिटिया कहाँ है? वाटर भीरिया चौराहा है ना? बिटिया उसकी कहाँ पड़ता है ये? भीरिया तो जान रहे थे, बिटिया नहीं सुने थे। चलिए होगा वहीं कहीं। हो गया सबका? हो गया इतना? ये चैप्टर आज समाप्त। अब ये बताइए कल क्वेश्चन लगवाएंगे कि कल आगे चैप्टर बढ़ा दें? हाँ चलिए ठीक है, कल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना? बंद कर दीजिए।